नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है और अब तक 6 चरणों के चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस समेत सपा भी जीत का दावा कर रही है, लेकिन इन दावों की सच्चाई लोकसभा चुनाव का परिणाम ही बताएगा। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की यह रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होगा। अभी तक हुए 6 चरणों के चुनाव में सपा, भाजपा, कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, लेकिन इन दावों की सच्चाई लोकसभा चुनाव परिणाम ही बताएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है और आज भी अपने बयान पर कायम है। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान हो चुका है। देखिए, 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए। 6 चरणों के जो आकलन आ रहे हैं, जो परिणाम आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों से काफी आगे है। 7वें चरण का जो चुनाव 1 जून को होना है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी काफी बढ़त बनाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था 400 के पार, पुनः मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार, वो अक्षरशः पूरा होने जा रहा है। भाजपा सभी पार्टियों से आगे है। 7वें चरण का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। इस चरण में भी भाजपा सबसे ज्यादा सीटें जीतकर देश में पीएम मोदी की तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा 7वें चरण में भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के लिए गढ़ बचाने की चुनौती है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का मिर्जापुर समेत कई नाम शामिल है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवाद पार्टी भाजपा की कांटे की टक्कर है। इस चुनाव में किसका बल्ला भारी है, ये कह पाना मुमकिन नहीं है। आपके चुनाव होने जा रहा है, इसके बाद 1 तारीख के बाद 4 तारीख को काउंटिंग होगी। कहाँ लगता है आपको समाजवादी पार्टी का? देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस कंफर्म गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। 6ठे चरण तक हम लोग 272 प्लस पा चुके हैं। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि 7वें चरण में हमें कितनी और सीटें मिल जाती हैं कि हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी और एक मजबूत सरकार चला सके। भाजपा की समाजवाद पार्टी भी लोकसभा चुनाव जीतने का दावा कर रही है। इस चुनाव में 3 मुद्दे सबसे अहम रहे। भाजपा का 400 पार राशन, आवास, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के नेताओं ने संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भाजपा को घेरने का भरसक प्रयास किया। वहीं कांग्रेस की महिलाओं को 8,500 रुपए प्रतिमाह देने के वादे और सरकारी नौकरियों के दावे के बाद खटाखट और फटाफट भी खूब चर्चाओं में रहा। 7वें चरण में 13 सीटों में कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और चारों सीटों में हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी है। इस चरण की 10 से 12 सीटें इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर चल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया है। लोकसभा 2024 के 6 चरणों का मतदान हो चुका है। 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है। इसमें कई दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर है। पूर्वांचल की करीब 13 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी क्षेत्र भी शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का मिर्जापुर और इसके अलावा गाजीपुर मुख्तार अंसारी के लिए जाना जाता था, वहां पर भी अफजल अंसारी इस बार मैदान में है। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर कई दिग्गज इस बार मैदान में है। माना यह जा रहा है कि पूर्वांचल जो समाजवादी पार्टी दावा करती है कि वहां पर वो मजबूत स्थिति में है, वहां पर उनका क्या हल होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए चुनाव अभियान यह थम गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में एक रैली के साथ अपने चुनावी अभियान का समापन कर दिया और इसी के साथ ही उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तकरीबन 206 रैलियां कर डाली हैं। देखिए भीषण गर्मी के बीच प्रधानमंत्री के प्रचंड प्रचार पर यह खास रिपोर्ट। देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसको लेकर देश भर में धुआंधार रैलियों का तांता लगा रहा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं कुछ ऐसी कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार उन्होंने 206 रैलियां, इवेंट और रोड शो किए। इस साल 16 मार्च को घोषित चुनाव कार्यक्रमों के बाद से लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान 75 दिनों तक चला। इस चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर प्रचार किया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 142 रैलियां की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान 4 राज्यों पर सबसे ज्यादा फोकस किया। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा रैलियां की। खास बात है कि इन राज्यों में लोकसभा की
210 यानी करीब 40% सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के पालनाडु से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभियान का समापन 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में किया। आंकड़ों पर गौर करें तो औसतन हर दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए और साथ ही कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है और 4 जून को नतीजे आने हैं। ऐसे में नतीजों का दिन ही बताएगा कि रैलियों का ये आंकड़ा बीजेपी के चुनावी आंकड़े को कितना सपोर्ट करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जम्मू कश्मीर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। जम्मू जिले में आज तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस सड़क में फिसलकर खाई में जा गिरी है और इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 तक पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना चौकी चोरा में तंगली मोड़ पर यह हुई है, जहां पर बस लगभग 150 फीट नीचे गहरी खाई में गिरी है, जिसमें लगभग 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अखनूर अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया है। आपको बता दें कि बस में उत्तर प्रदेश के हाथरस के अलावा राजस्थान के करीब 90 लोग सवार थे और सभी हाथरस से शिवखोड़ी वो जा रहे थे। वहीं इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। और वही समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को डूंगरपुर मामले में 10 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। आपको बता दें कि रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को इस मामले में कल दोषी करार दिया था। वहीं इस मामले में कुल 12 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें ठेकेदार बरकत अली आजम खान को आरोपी बनाया गया था। दरअसल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में डूंगरपुर में आसरा आवास का निर्माण यह करवाया गया था, जिस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे और आरोपों के मुताबिक इस जमीन को सरकारी बताकर मकानों को भी तुड़वा दिया गया था। कल जिस मामले में दोष सिद्धि की गई थी मोहम्मद आजम खान और बरकत अली को, उसमें आज माननीय न्यायालय का फैसला आया है, जिसमें मोहम्मद आजम खान को 10 वर्ष का कठोर कारावास और सारे सेक्शंस में 14 लाख का जुर्माना है। बाकी जो बरकत अली हैं, इनको 7 साल का कठोर कारावास और सारी सेक्शंस में 6 लाख का जुर्माना माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। आले हसन का ट्रायल इस ट्रायल के साथ ही चल रहा था, लेकिन 20/5/24 में माननीय न्यायालय द्वारा उनकी पत्रावली अलग कर दी गई थी, क्योंकि उसमें हाईकोर्ट के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो प्रोसीडिंग थी वो स्टे कर दी गई थी, जिसकी वजह से उनका ट्रायल अब इसमें नहीं था। इसमें 2 लोगों का ही ट्रायल रह गया था, जिनमें आज फैसला आया है। और 29 मई को कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण सिंह के काफिले की एक कार ने 2 बच्चों को टक्कर मार दी थी, जिसमें उनकी मौत हो चुकी है। अब इस मामले में करण भूषण सिंह ने दावा किया कि वो निर्दोष है और विपक्ष उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। दुर्घटना के बारे में सच्चाई बताना चाहूँगा। जैसे एक छवि धूमिल करने के लिए तो यूट्यूब पे और सारे न्यूज़ चैनल पे बहुत कुछ चला। जो बच्चे अब नहीं रहे, उस परिवार के साथ हम लोग की पूरी मतलब कहेंगे कि संवेदना है। बच्चे बड़े छोटे थे और ये जो हुआ सब एक संयोग माना जाए। कुछ राजनीतिक दलों ने उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। महिला के द्वारा उन बच्चों का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद वो बच्चे रोड पे गिरे और आकस्मिक गाड़ी से, मेरी गाड़ी से पीछे वाली जो गाड़ी चल रही थी, उससे ये दुर्घटना। देखिए, मैं कल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कल मैं एक बहराइच में मेरा प्रोग्राम था। मैं अपने 3-4 गाड़ियों से जा रहा था और उसी बीच जो सबसे पीछे वाली गाड़ी थी, उससे दुर्घटना हुई। और दुर्घटना के बारे में सच्चाई बताना चाहूँगा। जैसे एक छवि धूमिल करने के लिए तो यूट्यूब पे और सारे न्यूज़ चैनल पे बहुत कुछ चला। इसमें ये हुआ था कि एक महिला दाहिने तरफ से रोड क्रॉस कर रही थी और जो 2 बच्चे जो अब नहीं रहे, उनसे उस महिला का एक्सीडेंट हुआ और फिर कंट्रोल खोने के बाद वो बच्चे दूसरी पटरी पे आके गिर गए और अकस्मात अब ये बहुत दुखद घटना है। और जो बच्चे अब नहीं रहे, उस परिवार के साथ हम लोग की पूरी मतलब कहेंगे कि संवेदना है। और ये हमारे पिताजी के संसदीय क्षेत्र के हैं और ये परिवार हम लोग के समर्थक भी हैं।
अभी बहुत दुखद घटना है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक ऐसी चीज हो गई कि बच्चे बड़े छोटे थे और ये जो हुआ सब एक संयोग माना जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में एक बार फिर से यह केस की पोषणीयता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां पर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें भी रखी हैं। वहीं आज कोर्ट की इस कार्यवाही के दौरान दलीलें पूरी नहीं होने पर इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर के हाई कोर्ट इलाहाबाद में जस्टिस मयंक जैन साहब की अदालत में कोर्ट नंबर 89 में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई हुई और ये सुनवाई सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक लगातार होती रही, जिसमें कि शाही ईदगाह पक्ष के एडवोकेट्स अपना पक्ष रखते रहे और जैसा कि उनका पहले से रहा है कि वो जान करके इस केस को लिंगर ऑन करना चाहते हैं, लटकाना चाहते हैं, इसीलिए वो तथ्यों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम बार बार हमारा ऑब्जेक्शन भी किया जा रहा है कि इस 7 रूल 11 की एप्लीकेशन का निस्तारण होना शीघ्र आवश्यक है, लेकिन अयोध्या का अनुभव है उनके पास लिंगर ऑन करने का, वो चाहते हैं कि किसी तरह से मामला लिंगर ऑन होता है, तो इसी को लेकर के बार बार वो रिपीट कर रहे हैं और केस को निस्तारित नहीं होने दे रहे हैं। माननीय न्यायालय के द्वारा भी इस विषय को सुना गया, हम लोगों के द्वारा इसमें ऑब्जेक्शन भी किया गया। अब माननीय न्यायालय के द्वारा इस केस की सुनवाई कल होगी। और वही कानपुर के कल्याणपुर थाना इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इंदिरा नगर के एक दुकान में भीषण आग लग गई है, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। वहीं इस अग्निकांड की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई है, जहां पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मुश्किल आग को कंट्रोल किया है। कानपुर से हमारे संवाददाता आशीष कुमार की यह रिपोर्ट आप देखिए। थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में, जो कि एक पॉश एरिया है, जहां पर 2 दुकानों में भीषण आग लगने से दसियों लाख रुपए का माल जलकर के खाक हुआ है। जो कि बता दें, एक आस्था प्रोविजन स्टोर के नाम से दुकान थी और एक परचून की दुकान थी, जहां पर दोनों दुकानों में आग लगी है और दोनों ही दुकानों में 10 से 12 लाख रुपए का माल जल के खाक हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं जो दुकान के मालिक हैं, विजय गुप्ता जी, बबलू गुप्ता जी मौजूद हैं। मैं उनसे पूछूंगा किस तरीके से दुकान में आग लगी और कितना लगभग नुकसान हुआ है। बबलू भैया, क्या नाम है आपका? बबलू गुप्ता। बबलू जी, ये बताइए कि किस नाम से दुकानें थी आपकी? एक आस्था डिपार्टमेंटल स्टोर था और एक विजय जनरल स्टोर था। अच्छा, कितने रुपए का नुकसान हुआ दुकान में आग लगने से? एक दुकान में कम से कम 10 से 15 लाख और एक में 8 से 10 लाख का। अच्छा, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कितनी आई थी मौके पर? 3 गाड़ियाँ आई थी, 1 घंटे बाद आई हैं। अच्छा, जब 1 घंटे बाद गाड़ियाँ आई हैं तो किस तरीके से आग पे आप लोगों ने? अब यहाँ के इंदिरा नगर के सब सारे मोहल्लों के बच्चों ने इकट्ठा करके सबने आग बुझाई, पानी डाल के अपने घर से पाइपलाइन लगाई। अच्छा। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे वो बच्चे, बहादुर बच्चों से मिलवाते हैं जिन्होंने इस आग में, भीषण गर्मी को देखते हुए भीषण आग में इन मासूम बच्चों ने जो है बाल्टी से, मग्गे से पानी डाल करके आग बुझाया है। बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? आर्या। आर्या, ये बताइए कि आप अभी आग बुझा रहे थे, किस तरीके से आग आप लोग बुझा रहे थे? सब लोग मोहल्ले के सब पाइपलाइन वगैरह पानी डाल के फायर एक्सटिंग्विशर से बुझी है आग। यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? शिवांश भाटिया। शिवांश, किस तरीके से आग लोगों ने बुझा रहे? सब लोग अपने घर से पाइपलाइन लाए थे और सब लोग ने बाल्टी भर के पानी डाला था, ऐसे ही। बेटा, आपका क्या नाम है? आराध्या भाटिया। आराध्या, कैसे आप लोग, आग इतनी भीषण आग थी, आप लोगों को डर नहीं लगा पानी? नहीं, डर तो नहीं लगा। हाँ। बस सब पानी अपने घर से लाए, सब अपने घर से पाइप लाए, ऐसे सबने आग बुझाई। ये बच्चे हैं भैया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से 8 से 10 साल के जो मासूम बच्चे हैं, इतनी भीषण गर्मी होने के कारण जो आग लगी हुई थी, भीषण आग जिसको कहेंगे, जिसको 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने भी मिलकर के बुझाने में काफी मशक्कत की थी, उस आग को इन बच्चों ने भी, मासूम बच्चों ने भी बुझाने की कोशिश की। मग्घे से, बाल्टी से पानी डाल करके आग बुझाने की कोशिश करी। कानपुर से जनता टीवी के लिए आशीष कुमार। और उन्नाव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम में तरणताल स्विमिंग पूल का शुभारंभ यह कर दिया गया। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया, जिसके बाद इस भीषण गर्मी से परेशान लोगों ने स्विमिंग पूल का आनंद भी उठाया है। वहीं इस दौरान डीएम गौरांग राठी ने स्विमिंग पूल के साथ साथ स्टेडियम की अन्य सुविधाओं का भी जायजा लिया, साथ ही खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के भी आदेश दिए हैं। विगत कुछ महीनों से लगातार कार्य चल रहा था स्विमिंग पूल में, जिसमें पाइप, जो टाइल्स हैं,
फिल्टरिंग प्लांट है, उन सबका रिवैम्प किया गया था, उनको सुधारात्मक कार्य किया गया था। अब सब सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है और पानी आज भर के पूल चालू हो गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्विमिंग के बहुआयामी फायदे हैं स्पोर्ट्स के लिए, तो हम लोग ज़रूर देखेंगे कि विगत नियर भविष्य में इसका लाभ उन्नाव के सभी स्पोर्ट्स पर्सन को और बाकी जनता को भी, स्पेशली गर्मियों के मद्देनज़र, गर्मियों की छुट्टियों के लिए भी लोगों को मिलेगा। मॉर्निंग की जो टाइमिंग्स हैं, हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि अर्ली मॉर्निंग 5:30 से लेकर स्टार्ट करके 8:30-9 बजे तक रहे, और शाम को भी क्योंकि लाइट्स हैं इसको भी हम लोग लंबा 4 से लेकर 7 से 8 बजे तक रखें, ये प्रयास रहेगा।